वेलकम बैक टू द डीके जी। मैं आज आपको राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा, जिसमें ट्रिक होगी सबसे पहले, जिससे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो कि यार ये आर्टिकल नंबर किससे संबंधित था। मैं ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो वो कन्फ्यूजन ट्रिक से याद दिला देगा कि हाँ मेरा सही है, कीवर्ड यहाँ से पकड़ पा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले अपन ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक है आपकी पकाने वाला, तो दूसरा ट्रिक उस काम नहीं करेगा यहाँ पे। ये ट्रिक याद रखो आप। रासमणी, मेरे साथ 2-3 बार बोलने की कोशिश करो और 2-3 बार बोलो। रासमणी पप्पू की योग्यता, रासमणी पप्पू की योग्यता, रासमणी पप्पू की योग्यता, शर्तें समान है। राष्ट्रमणि शर्तें समान है। शर्तें समान वाला तो अपने आप याद हो जाएगा बाद में। राष्ट्रमणि पप्पू की योग्यता याद रखो यहाँ तक। रासमणी पप्पू की योग्यता, रासमणी पप्पू की योग्यता, ठीक है। रासमणी पप्पू की योग्यता में क्या आएगा? रास से मतलब एक राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 151 तक सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसमें 52 से लेकर 61 तक मेन रहता है, लेकिन 62 तक अपन राष्ट्रपति पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा और आगे चल के चलता रहता है। फिर 76 से प्रधानमंत्री जी चालू हो जाते हैं। फिर 79, 80, 81 में संसद, राज्यसभा और लोकसभा आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सारी ट्रिक से पूरे याद करवा दूंगा, पूरी पॉलिटी 25 से 30 पार्ट बनाऊंगा, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा आप फॉलो करते रहें मेरे को। अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। रास से आएगा, रास से राष्ट्रपति, एस से संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष, मतलब मेन मुखिया हमारे जो राष्ट्र का होता है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था अभी CISR के डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, और एक ही कमांड एग्जाम हुआ था डिप्टी रजिस्ट्रार का, सेक्शन ऑफिसर का, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का। उसमें आया था कि निम्नलिखित में से राज्य का मुखिया कौन होता है। राज्य का मुखिया आप बताओ, चलो कौन होता है राज्य का मुखिया? राज्य का मुखिया कौन होता है? सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ था, मुखिया कौन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन था PM, CM, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रेस्पेक्टेड स्टेट, और CM, PM और गवर्नर, राज्यपाल। इसका राइट ऑप्शन होगा गवर्नर। क्यों? कि मेन संवैधानिक पद का मुखिया कौन होगा? इस सेंटर में, केंद्र में राष्ट्रपति और स्टेट में राज्यपाल, ठीक है। संवैधानिक पद का होता है चीफ सेक्रेटरी। आगे बढ़े अपन। अब इसमें आर्टिकल नंबर, रासमणी से 4 आर्टिकल आ जाएंगे। रास से राष्ट्रपति का पद होगा एक, S से संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, M से आपका होगा ये क्या बोलते हैं इसको, मतदान कैसे होगा वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, जिसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया रासमणी तक। अब अपन चलते हैं पप्पू का मतलब होगा पदावधि, कितने कार्य तक वो काम करेगा। और पकानी, पप्पू का मतलब हो गया पुनर्निर्वाचन, जैसे कुछ पद खाली हो जाते हैं तो पुनर्निर्वाचन कैसे होगा उसका, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपने 6 आर्टिकल, 52, 53, 54, 55, 4 आर्टिकल के लिए रासमणी याद करो। 55, 57 के लिए पप्पू याद करो। 58 में योग्यता लिखी हुई है, बस अपने को इतना याद करना है। बाकी 59, 60 में शर्तें हैं, जब आप धीरे धीरे रोज पढ़ोगे ना तो ये सब उंगलियों पर याद हो जाएंगे। 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ है, शपथ कैसे लेगा, और 61 में महाभियोग है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, एक तो ये वाला और एक 53 वाला। 53 और 53 के बाद, हाँ 53 ये मेन 53 आर्टिकल नंबर 53, और 61 तो आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। 62 में लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है तो उसके एब्सेंस में कौन काम करेगा, उसके एब्सेंस में उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को भी कुछ हो जाता है या पद खाली हो जाता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसके रूप में काम करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी कुछ ही कारण बस पद रिक्त रह जाता है, कुछ डेथ हो जाती है, कुछ महाभियोग लग जाता है, तो फिर उनमें से भी फिर सीनियर मोस्ट न्यायाधीश उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अब अपन एक इनके बारे में इतना याद हो गया होगा। रासमणी पप्पू की योग्यता, बस रासमणी पप्पू की योग्यता याद रख लेना 58 तक। 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है। 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है। 62 का याद नहीं रखना, 63 से उपराष्ट्रपति चालू हो जाता है, ठीक है। तो 63 में लिखा होगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सेम टू सेम और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का आप कंपेयर भी कर सकते हो। 63 में इधर 52 में लिखा हुआ है एक राष्ट्रपति होगा, उधर 63 में लिखा हुआ है। एक आगे शिफ्ट करते चलना, 52 का 63, 53 का 64, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ें तो इसमें देखो, आप इसको पढ़ते चलो, मैं ज़्यादा क्या बताऊँगा इसमें। देखो, अरे यार ये
52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से जारी होंगी, मतलब मेन मुखी आदमी होता है। यहाँ से एक लाइन जो पढ़ रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, देखो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च न्यायपति सर्वोच्च सेनापति होता है, देश का मुखिया होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया होता है, लेकिन रियल पावर किसके पास होती है? पीएम साहब के पास, ठीक है ना, रियल पावर पीएम साहब के पास होती है। संवैधानिक प्रधान तथा सुप्रीम कमांडर होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ो। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से की जाती है, इसका कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 54। अपन ने 52 में क्या पढ़ा? रासमनी से 4 आर्टिकल याद होंगे अपन, कौन सा? राष्ट्रपति, से संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष, एम से मतदाता और नी से निर्वाचन, ठीक है। 54 में क्या आएगा? निर्वाचन। देखो ना 54 में उतरे रासमनी, 55 निर्वाचन, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं। अगले जब भी मेरा सीक्वेंस बनेगा तो मैं आपको भारतीय संविधान के सोर्स कहाँ से लेकर उसकी ट्रिक बना दूंगा एक, और उसको पढ़ लेना। ऐसी पीडीएफ है, पीडीएफ बनाकर उसको डाल दूंगा ग्रुप में भी, आप पढ़ लेना उससे, ठीक है। अनुच्छेद में निर्वाचन मतदाता लिखा हुआ है। मतदाता में कौन कौन भाग लेंगे इसके में? कौन कौन लेगा भाग बताओ? एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जहाँ पर भी मनोनीत लिखा आ जाए काट देना क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये जो मैं लाइन बोलते जा रहा हूँ ना पर्टिकुलर, इनको याद रखना। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें दिल्ली गठन हुआ था 1969 में। 69 संविधान संशोधन में दिल्ली का गठन हो गया था। दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य ना निर्वाचित, वो भी इसमें भाग लेने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यों के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य, लेकिन यहाँ पे दिल्ली और पांडुचेरी यूनियन टेरिटरीज थे, यहाँ पे लेकिन चुनाव होते हैं, इसलिए यहाँ के विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। अब जैसे विधान परिषद लिखा जाए काट देना, ठीक है, और मनोनीत सदस्य जाए काट देना। अपन को चाहिए निर्वाचित सदस्य, अपन को निर्वाचित सदस्य चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये राष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्य मनोनीत तथा राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषदों के सभी सदस्य, अब विधान परिषद की याद करने की ट्रिक होती है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है। देखो यूपी बिहार साथ में चलता है, तो यूपी बिहार साथ में आ गया, ठीक है। उधर जम्मू कश्मीर ऊपर से उठा लो, यूपी कितने स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, याद कर लो, सातों को जम्मू कश्मीर, यूपी एमपी, बिहार और यूपी साथ में चलते हैं, 3 हो गए। 4 साउथ में चले जाओ, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक की सीमा लगी हुई है, वो तीनों के तीनों हो गए, और एक महाराष्ट्र, ठीक है। निर्वाचन स्थल में राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं, ये छोड़ो। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी? मतलब एक पर्टिकुलर भाई निर्वाचन में भाग कौन कौन ले रहा है? निर्वाचन में भाग ले रहा है एक तो आपके एमपी, और एमपी राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा के एमपी, और एमएलए विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। ये अपने 4 हैं, इसमें अपन के ओनली निर्वाचित, मनोनीत कोई नहीं। अब इनमें पर्टिकुलर एक एमएलए की क्या वैल्यू है, एक एमपी की क्या वैल्यू है भाई? एक तो कोई सब्जेक्ट का अपने आप में वेटेज होता है ना, तो ऐसे इनका भी एक वेटेज होता है कि भाई कितने बड़े क्षेत्र से ये निर्वाचित होकर आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें आपको बस सिर्फ फॉर्मूला, कई बार बड़ी एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये वाला फॉर्मूला बस याद करना है। बाकी इसमें राजस्थान की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मतलब की नहीं है। अगर आप राजस्थान के हो तो आप याद कर लेंगे। इसमें एक चीज़ मेरे को एग्ज़ाम में मैंने फेस की हुई है, कहीं आरएसके में आया था शायद, देखो मैं बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है। उसके बाद जो अपने होते हैं ना सांसदों का वैल्यू फिक्स रहता है, 700 समथिंग कहीं होगा, ये रहा, ठीक है, ये याद कर लेना। अब अगला चलते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा है नहीं, वो फॉर्मूला याद कर लेना बस। एक बार क्या हुआ था, अब इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है ना, उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है, वरीयता दी जाती है। जैसे इसमें लॉटरी सिस्टम होता है ना कि 3-3 पद हो गए, तो अब इसमें देखा जाएगा कि इसके सेकंड प्रायोरिटी पे किसको रखा। मैंने मान के चलो पहले नंबर पर रखा रामनाथ कोविंद जी को, दूसरे पर रखा द्रौपदी मुर्मू को, तीसरे पर रखा मोहम्मद अंसारी को, और चौथे पर रख दिया XYZ जो भी है। अब तीसरे बंदे ने भी रख दिया, चौथे बंदे ने रख दिया, पाँचवें ने। इनमें से प्रेफरेंस किसकी सबसे ज़्यादा? इसे मान कर चलो ये X है, ये Y है और ये Z है, ठीक है, और ये
डब्ल्यू मान लो, ठीक है। अब ये मतदान करने वाले हैं, हम कैंडिडेट हैं गए, ठीक है। मैंने इसको पहली प्रायोरिटी पे दे दिया, इसको दूसरी पे दे दिया, इसको तीसरी पे। मेरे हिसाब से मतलब एक्स डब्ल्यू बनना चाहिए प्रधानमंत्री। इन भाई साहब ने इनको दिया 3 नंबर, इनको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको। तो इसमें से इनके हिसाब से ये 3, ये 2, ये 1, ये 4। अब देखो इसके हिसाब से कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ने 2-2 को 1-1 मिल गया। अब इसमें देखो किसको वरीयता मिल रही है, 2 वाले को, तो 2 वाला राष्ट्रपति बन जाएगा। ये होती है एकल मत संक्रमण पद्धति, ठीक है। मैं जितना हो सके इतना डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बाकी आप इस नोट्स को पढ़ लेना, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वनडे एग्जाम, मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे होगा राष्ट्रपति के पद एवं शर्तें। देखो राष्ट्रपति के गुणोत्तर में पद एवं शर्तें लिखी हुई हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि अगर रिक्त हो जाए तो पद क्या होगा, चलो आगे बता दूँगा, उसको रिक्त हो जाएगा तो पद क्या होगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा ना, उसके निर्वाचन की शर्त 58 तक अपन ने याद करा था, क्या, रासमणि की पप्पू की योग्यता, रास से राष्ट्रपति, ऐस से संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष, एम से मतदाता, एन से निर्वाचन की पद्धति, पप्पू पदावधि और पू मतलब पुनः निर्वाचन। योग्यता मतलब राष्ट्रपति क्या क्या योग्यता है, 58 तक खत्म। 59 में शर्तें। शर्त में क्या होगा भाई साहब, आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो आपके पास 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। सेम टू सेम राष्ट्रपति के लिए 20-20 होने चाहिए ये। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बड़े एग्जामों में, ठीक है। तो एसएससी में भी आ सकता है, डीएसएसबी में भी आ सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी अगर आएगा तो। प्रस्तावक वो होते हैं कि हम हमारा प्रस्ताव रख रहे हैं कि हमारे तरफ से ये भाई साहब खड़े होंगे, आप इनको एप्लीकेशन भरवाइए। और अनुमोदक वो होते हैं जो उसकी अनुशंसा करें, मतलब उसके समर्थन करें, वो अनुमोदक होते हैं, ठीक है। तो 50-50, 20-20 और 15,000 रुपये की जमानत राशि होती है। अगर आपको 1/6 भाग से भी कम मत प्राप्त हुए तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ये आपको थोड़ा बहुत अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये पता होगा, छोटी छोटी जगह जमानत भी जब्त हो गई, उसकी जमानत भी नहीं बनी, है ना, कई बार। और राष्ट्रपति के प्रचार की प्रक्रिया 14 दिन तक चलती है, ये ठीक है। कई बार पूछ ले 1 लीडर में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपन कहाँ तक पहुँच गए, 59 तक। 60 में क्या हुआ है, महाभियोग। 61 में क्या है, 60 में क्या है, शपथ। 61 में क्या है, महाभियोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ना, राष्ट्रपति पर शपथ कौन कौन किसके सामने लेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने लेगा और त्यागपत्र भी उसी महोदय को दे देगा। याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है और किसको देता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अब एक क्वेश्चन बताता हूँ कि राज्यसभा राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, वो राष्ट्रपति के नाते नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा का उपसभापति होने के नाते उसको सैलरी बनती है, ठीक है। ये छोटा कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बीच में। इसकी जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ऐसे नहीं है कि आपने मुंह उठाया और राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगा दिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जाएगा आर्टिकल नंबर 61 के तहत, जब वो संविधान का अतिक्रमण करें या फिर राष्ट्र अहित में कुछ फरमान जारी करे, तभी आप करेंगे। आपकी कोई दुश्मनी हो 50 MLA और MPs की और आपने बोला राज्यसभा में तो बिल पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले संकल्प आएगा, फिर संकल्प पारित होगा, फिर जाकर महाभियोग लगेगा, राष्ट्रपति को मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति जी को महाभियोग लग गया, हट गए राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो ये हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। 2 बार ऐसा हुआ है, ये देखो। एकल संक्रमण मत पद्धति के जन्मदाता ब्रिटिश के हैमर थे। हैमर, ये कोई ठीक बात। अब देखो राष्ट्रपति के पद खाली हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय उसकी अध्यक्षता करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी डेथ कर गए या फिर किसी कारण बस हट गए, महाभियोग लग गया, तो फिर उनमें से राष्ट्रपति हट गए तो उपराष्ट्रपति हट गए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हट गए तो फिर उन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से जो वरिष्ठ होगा उसको वो करेंगे, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा सीक्वेंस। तो ऐसा कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की 6 माह के भीतर आपको चुनाव कर लेना होता है, ठीक है। उसका फिर नेक्स्ट टर्म टेन्योर 5 वर्ष के लिए वापस से नवनिर्वाचित का 5 वर्ष का अलग से सेपरेट होगा। ये नहीं कि 2.5 साल उसने काम कर लिया तो अगले 2.5 साल तक मैं रहूँगा, नहीं। आप जब जैसे ही रिक्रूट हुए तो आपका 5 साल तक टेन्योर रहेगा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है। ऐसी स्थिति केवल एक बार बनी जब 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई एवं स्वयं उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया, मतलब दोनों पद खाली हो गए। तब कौन करेगा अध्यक्षता, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो 20 जुलाई 1969 से
24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, है ना। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रपति अनगिनत असंख्य बार निर्वाचित हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कोई एग्जाम में एसएससी की प्रीवियस ईयर देख लेना। क्योंकि राष्ट्रपति के मामले में मौन है, लेकिन परंपरा अनुसार भारत का राष्ट्रपति 2 बार ही चुना जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, ये कोई वो नहीं है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये सब पढ़ लेना लास्ट में। ये मैं PDF ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे कम से कम 20 या 25 पार्ट में कोशिश करूँगा, पॉलिटी खत्म हो जाए आपकी। अभी इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं संविधान के स्रोत बताऊँगा आपको। संविधान के स्रोत बताने के बाद आपको मैं जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अधिकार है, मूल अधिकार, वो बताऊँगा। मूल अधिकार की पूरी ट्रिक बता दूंगा, किसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर वैसे तो 15 से 32 तक होते हैं, 35 तक, लेकिन मिनिमम अपने अभी ये चल रहे हैं। ठीक है, जो ये विशेष आर्टिकल थे 12, 13 और 33, 34, 35, ये जो मूल अधिकार नहीं थे अपने। ठीक है, तो ऐसे ही मैं प्रधानमंत्री भी सीरीज बना दूंगा, ऐसे करके 20 से 25 पार्ट में पॉलिटी खत्म करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही PDF डाल दूंगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के टॉपिक को ख़त्म कर करके जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। ये मेरे पर्सनल नोट्स थे, 2018 के आसपास के नोट्स हैं ये भी पढ़ लेना। देखो, जैसे मैं कई बार पढ़ता रहता तो रिवाइज करने के लिए लिख लेता था। जैसे राष्ट्रपति भवन में लिखा होगा, उपराष्ट्रपति में PM 76 में लिखा होगा, महान्यायाधीश 76 में लिखा हुआ है, उपसभापति सभापति 89 में लिखा हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में 93 में लिखा हुआ है, मुख्य न्यायाधीश के बारे में 124 में लिखा हुआ है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियंत्रक मालिका परीक्षक के बारे में 148 में लिखा हुआ है, 148 से 151 में, लेकिन पद का नाम पद लिखे हैं मैंने ये बस इतने समय, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आराम से पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर और भी वीडियो अपडेट चाहिए तो। थैंक यू सो मच।